बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि एजेंट के ज़रिए किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इन दो बिजनेस के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि ब्रांच जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं और ये कंसाइनमेंट बिजनेस, इनमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है और फिर इसको हम स्टार्ट करें। स्टूडेंट, एक मालिक जो है जब एक लोकेशन के ऊपर काम कर रहा है और उसके पास उस लोकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा माल वाफिर मिकदार में सरप्लस हो जाता है, खा वो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट कर रहा है, कोई फैक्ट्री है उसकी और उस एरिए के अंदर वो माल सप्लाई कर रहा है, या कोई होल सेलर है, या कोई वैसे एक जो है परचून का बिजनेस करता है, तो उस एरिए के अंदर जब उसके पास माल वाफिर तैयार हो रहा है या हासिल हो रहा है, तो फिर वो चाहता है कि ये माल जो है वो किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी लोकेशन पे वो फरोख्त करे। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन जो है वो लाहौर में है और लाहौर के अंदर वो माल सप्लाई कर रहा है, इसके बाद बजाते खुद, लेकिन इसके बाद वो चाहता है कि वो काड़ा के अंदर, साहिवाल के अंदर या किसी और लोकेशन के अंदर भी इस माल को फरोख्त करे। तो उसके पास दो ऑप्शनें होती हैं उस माल को दीगर लोकेशन के ऊपर फरोख्त करने की। नंबर वन ये है कि वो अपनी ब्रांच वहां उस शहर या उस लोकेशन या उस एरिया के अंदर ओपन कर दे, जैसे कि हम पीछे ब्रांच अकाउंट को डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा तरीकेकार ये है कि वो अपना माल जो है किसी एजेंट के थ्रू फरोख्त करे। इसमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि अगर वो ब्रांच ओपन करता है तो ऐसी सूरत में उसको वहां पे कोई दुकान, कोई स्टोर, कोई जो है ऑफिस किराए पे लेना होगा, वहां पे अमला भी उसे अपना एम्प्लॉय करना होगा, और उसके बाद टेलीफोन और इसी तरह दीगर रेंट के अखराजात, सैलरी के अखराजात, ये सारे जो है मुलाजमीन के वो सारे खुद पे कर रहे होंगे। तो वो बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा माल भी दूसरी लोकेशन के ऊपर बिक जाए, लेकिन मुझे उस लोकेशन के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। ऐसी सूरत में फिर दूसरी ऑप्शन उसके पास ये होती है कि वो कोई ऐसा शख्स, ऐसा कारोबारी बंदा जो है वो तलाश करे जो उस लोकेशन के ऊपर उसका माल जो है वो फरोख्त करे। यानी वो उस शख्स, दूसरे शख्स के जरिए, दूसरे कारोबारी आदमी के जरिए, दूसरे कारोबार के जरिए वो अपना माल फरोख्त करेगा। तो ये तो समझ आ रही है कि वो माल अपना फरोख्त वहां पे करेगा, ठीक है, लेकिन वो जो शख्स या जो कारोबार जो है उसको वो खिदमात देगा, क्या वो मुफ्त देगा? नहीं, वो मुफ्त खिदमात नहीं देगा। उसके एवज फिर वो क्या लेगा? उससे उससे वो कमीशन लेगा। यानी एजेंट को जो मालिक है वो कमीशन देगा और माल जो है उस एजेंट के हवाले अपना करेगा और उसे ये सुपुर्दारी करेगा कि ये माल मेरा है और मेरे रिस्क के ऊपर आप इस माल को फरोख्त करेंगे, और आपको इस फरोख्त के एवज जो आप खिदमात सर अंजाम देंगे उसका मुआवजा कमीशन की सूरत में मिलेगा। अब जो माल वो फरोख्त करेगा उसका पैसा जो है अपना कमीशन या कोई दीगर कोई खर्चे आते हैं उसके, वो काट कर वो
असल मालिक को अरसाल कर देगा, यानी अपना कमीशन उसमें से हासिल कर लेगा और जो उसने कोई खर्चे उस माल को फरोख्त करने के लिए किए होंगे वो, और बाकी रकम जो है वो माल को। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ओनर जो है वो माल फरोख्त करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, मालिक के रिस्क पे। यानी उसमें अगर कोई माल बच जाता है तो वो भी उसके पास जो बचा हुआ माल है वो उस एजेंट का नहीं है, जो माल उसके पास पहुंचा है वो भी मालिक का है, जो माल बच गया जो वो भी मालिक का है, जो फरोख्त होगी वो भी सेल जो है उस मालिक की ही है। यानी एक को हम कहते हैं, अगर मुल्क के अंदर हम फरोख्त करते हैं माल तो उसको सेल कहते हैं, और अगर मुल्क के बाहर फरोख्त करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और अगर हम माल को एजेंट के जरिए फरोख्त करते हैं तो उसको कंसाइनमेंट कहते हैं, उसको उस फरोख्त को क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट का है, कंसाइनमेंट बिजनेस है। कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन होती हैं और इसके अकाउंट किस तरह मेंटेन किए जाते हैं और इसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चले आगाज करते हैं बच्चों। व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग? Consignment means an act of sending the goods by owner, manufacturer or wholesaler to his agent. Consignment का मतलब है कि मालिक के जरिए माल को सेंड करने का अमल। वो मालिक कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, और ये माल किसको भेजता है? एजेंट को भेजता है। और ये जो एजेंट को माल भेजने का अमल जो है उसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं। Who agree to collect, store and sell them on the risk and behalf of the owner on commission. वो क्या करता है एजेंट? वो रजामंद होता है माल को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करता है और फिर उसको फरोख्त करता है ऑन द रिस्क एंड ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, मालिक के रिस्क पर और मालिक के कहने पर। किस बुनियाद पे? कमीशन की बुनियाद पे, यानी उसने उसके ऊपर कमीशन लेना है इसलिए वो ये खिदमात दे रहा है। देयर आर टू पार्टीज इन कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट पार्ट बिजनेस के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक ओनर ऑफ गुड्स, सामान का मालिक होता है, हु इज कॉल्ड द कंसाइनर, जिसको कंसाइनर कहा जाता है, माल भेजने वाला। दूसरा एजेंट, हु इज कॉल्ड द कंसाइनी, जिसको हम कंसाइनी कहते हैं, यानी माल को वसूल करने वाला। तो पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं बच्चों कि कंसाइनर क्या कौन होता है। हु इज कंसाइनर? कंसाइनर इज ए पर्सन हु सेंड्स हिज गुड्स टू हिज एजेंट फॉर सेल। कंसाइनर वो शख्स होता है जो अपना माल अपने एजेंट को फरोख्त के लिए भेजता है या पेश करता है। हु इज कंसाइनी? कंसाइनी कौन है? कंसाइनी इज ए पर्सन टू होम गुड्स इज सेंट बाय ओनर, यानी कंसाइनर ही कलेक्ट्स goods from consignor, store and sell the goods of the owner, principal। ये वो शख्स होता है जो माल ओनर के जरिए भेजा जाता है उसको वसूल करता है, हासिल करता है कंसाइनर से, फिर स्टोर करता है अपने पास, दुकान पे रखता है, और फिर ओनर के इस माल को फरोख्त करता है, यानी ओनर जो है प्रिंसिपल को कहते हैं। He takes the commission against his services provided to the owner of goods। जो माल का ओनर होता है, मालिक होता है, उसके एवज जो उसको जो एजेंट ने खिदमात दी होती हैं, उन खिदमात के एवज वो एजेंट कमीशन वसूल करता है इन कनेक्शन विद सेल ऑफ गुड्स, जो सेल के सिलसिले में उसने दी। तो आप देखें ये एक डेमो सा बना हुआ है। कंसाइनर कौन होता है? ओनर होता है। गुड्स किसके पास जाता है? कंसाइनर गुड्स को
ये ट्रांसफर कर रहा है कंसाइनी के पास। कंसाइनी कौन है? एजेंट है, जिसने माल फरोख्त करना है। तो बच्चों आप ये ज़हन में रखें कि कंसाइनर से माल कंसाइनी की तरफ जा रहा है, तो ये उड़ के तो माल चला नहीं जाएगा। इसको माल को भेजने के लिए कुछ अखराजात करने पड़ेंगे, कुछ वसाइल ज़राए इस्तेमाल करने होंगे। तो इस तरह माल जो है वो कंसाइनी के पास पहुंचेगा। जब माल खरीदा जाता है तो कंसाइनर खरीदता है या उसको मैन्युफैक्चर करता है या उसको बनाता है, तो वो माल जो है उसके ऊपर खर्चा आता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है? खर्चा आता है। और उस खर्चे को जो कंसाइनर करता है, उस खर्चे को, उन तमाम खर्चों को हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ये करता है, और वो कौन से हो सकते हैं? कास्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल उसने हासिल किया या जो सामान उसने हासिल किया। फिर वो पैकिंग करता है, लोडिंग करता है, ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजता है, ड्यूटी को टैक्स होती है या इंश्योरेंस रास्ते में करवाई जाती, इस तरह के खर्चे जो है और भी कर सकता है। डायरेक्ट खर्चे मैंने तमाम लिखवाए हुए हैं बच्चों आपको, जो फाइनल अकाउंट हमने पढ़ा था उसमें वो ही किस्म के खर्चे होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट, और इनको हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो एक दफा खर्च होते हैं। और रेकरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि बार बार उनको एक से ज्यादा दफा आपको करना पड़ता है। एक से ज्यादा दफा जो खर्चे किए जाते हैं उसी माल के ऊपर, उनको हम कहते हैं रेकरिंग एक्सपेंस। और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो माल के ऊपर एक दफा ही आप करते हैं। तो इनको आप दूसरे लफ्जों में डायरेक्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं। रेकरिंग एक्सपेंस जो होते हैं ये, इसलिए इनकी तफरीक करना जरूरी है कि रेकरिंग एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनर के होते हैं वो सारे ही रेकरिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। और उनको जो रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं उनको स्टॉक की कैलकुलेशन में हम ऐड करते हैं, खा वो कंसाइनर कर रहा है या कंसाइनी कर रहा है नॉन रेकरिंग को। तो जो कंसाइनर खर्चे करता है माल के ऊपर वो सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। और जो कंसाइनी होता है उसके कुछ रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं, कुछ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, दूसरे लफ्जों में आप उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं। नॉन रिपीटेड एक्सपेंस यानी एक दफा जो खर्चे होते हैं, वो खर्चे स्टॉक की कैलकुलेशन में शामिल होते हैं। और जो रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं, बार बार दो दफा तीन दफा उसी माल के ऊपर करने पड़ते हैं, वो रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं और उनको स्टॉक की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए इन दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी होता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जो कंसाइनर खर्चे करता है वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो नॉन रेकरिंग होते हैं, यानी स्टॉक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं प्रपोर्शन के लिहाज जितना माल बचा है। और इसके जो है जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होंगे ये वो शामिल करेंगे, और जो रेकरिंग एक्सपेंस होंगे वो स्टॉक की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। ये बात क्लियरली आपको पहले जान लेनी चाहिए। तो जब माल कंसाइनर जो है वो भेजता है तो उसमें मैंने कहा कि पैकिंग करके उसको पैकिंग करनी पड़ सकती है, लोडिंग है, ट्रांसपोर्ट, ड्यूटी टैक्स, इंश्योरेंस, ये इस तरह के वो खर्चे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी वो खर्चे करेगा माल को कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए, उसके सारे ही नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। और जो कंसाइनी के हैं, कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है वो स्टॉक में शामिल किए जाते हैं, इसलिए ये
इस तरह के होंगे, अनलोडिंग है, कैरेज है, कार्टेज है, फ्रेट है, वेजेस है, ड्यूटी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, और वेजेस वगैरह। इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो मैंने जितने डायरेक्ट खर्चे आपको लिखवाए हुए हैं उनको आपने ध्यान में रखना है, वो उन्हीं में से कोई खर्चा होगा जो उसका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बनेगा। बाकी जितने भी खर्चे होंगे जो डायरेक्ट नहीं है वो डायरेक्ट रेकरिंग एक्सपेंस होंगे, वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस नहीं बनेंगे। तो नॉन रेकरिंग, इसके दो किस्म के खर्चे हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके सिर्फ डायरेक्ट यानी नॉन रेकरिंग, इसके सारे खर्चे कल स्टॉक कैलकुलेशन में, इसके सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस स्टॉक की कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, और ये जो खर्चे हैं इसके वो शामिल रेकरिंग एक्सपेंस शामिल स्टॉक में नहीं करेंगे। और ये मैंने वाजे तौर पे नीचे नोट लिख दिया है, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक कैलकुलेशन, इंक्लूडेड इन स्टॉक कैलकुलेशन। इसके तमाम खर्चे जो है इंक्लूड किए जाते हैं स्टॉक की कैलकुलेशन में। ठीक हो गया। अब आता है रिकॉर्डिंग। जब दोनों के दरमियान माल की तरसील होगी, मुंतकली होगी, तो लाजमी ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहा है दोनों के दरमियान, और उस लेन देन को कंसाइनर भी रिकॉर्ड करेगा और कंसाइनी भी रिकॉर्ड करेगा। तो आप देखें यहाँ पे, रिकॉर्डिंग ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, ये मेन हेडिंग है। स्टूडेंट, व्हेन कंसाइनमेंट बिजनेस इज स्टार्टेड इट इज रन बिटवीन टू पार्टी, ये दो पार्टी के दरमियान चलाया जाता है, कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान। Therefore, transaction occur between them, इसलिए उनके दरमियान लेन देन होता है। So they are recorded in both the books, इसलिए उस लेन देन को, ट्रांजैक्शन को दोनों की बुकों में रिकॉर्ड किया जाएगा। For this purpose, journal entries are made in journal in both the books, इसलिए दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज होंगी। कंसाइनर अपनी बुक में करेगा, कंसाइनर अपनी बुक में करेगा। From these entries, ledger account are prepared in both the books, फिर इन दोनों की बुक्स में से जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, जिनकी एंट्री हो चुकी है, फिर हम लेजर बनाते हैं। Following ledger accounts are prepared in consignor and consignee's book for knowing the profit and loss of the consignment business and for settlement of accounts of both the parties, दोनों पार्टी की बुक्स के अंदर कारोबार कंसाइनमेंट के बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए, और दोनों पार्टी के दरमियान असाबात को क्लोज करने के लिए जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो हस्बे ज़ैल है, यानी जो लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं वो हस्बे ज़ैल है। नंबर 1, इन द बुक ऑफ कंसाइनर की बुक में कौन कौन से लेजर अकाउंट बनेंगे, नोट करें आप। कंसाइनमेंट अकाउंट एक बनेगा, कंसाइनी अकाउंट बनेगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 5 अकाउंट हैं मैक्सिमम जो कंसाइनर की बुक में बनेंगे। अब उस इन 5 में से जिनकी रिक्वायरमेंट की जाती है सवाल के अंदर, वो आप अकाउंट बना देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इन द बुक ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी की बुक में कितने अकाउंट मैक्सिमम बनेंगे? तो कंसाइनी की बुक में मैक्सिमम आमतौर पे ये 2 अकाउंट बनेंगे, कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। ये 2 अकाउंट जो है वो कंसाइनी की बुक से बनेंगे। अब मैं आगे इन अकाउंट का स्पेसिमेन दे रहा हूं कि ये कैसे बनेंगे, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस अकाउंट में डेबिट आएंगी और किस कौन कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट आएंगी। आगे जनरल एंट्री भी आपको सिखाएंगे कि जनरल एंट्री कैसे करनी है, लेकिन ये अकाउंट पहले आप नोट कर लेंगे तो इससे जनरल एंट्रियां करनी आसान हो जाए। 2 तरीके हैं, एक पहले जनरल एंट्री करें, आप लेजर अकाउंट बनाएं, ये लेजर अकाउंट उन जनरल एंट्री की मदद से। एक ये है कि लेजर अकाउंट सीख लें, जनरल एंट्री इन लेजर अकाउंट से बन जाएंगी। तो मैं आमतौर पे ये काम करवाता हूं कि जनरल एंट्री जो है वो जरा लेंथी प्रोसेस होता है, स्टूडेंट को थोड़ी सी समझ
मुश्किल आती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप वो पहले ये कंसाइनमेंट अकाउंट एक अकाउंट बना दूं, इससे जो है बाकी लेजर अकाउंट भी बन जाएंगे और इसी से फिर आगे जर्नल एंट्रियां भी मुकम्मल हो जाएंगी इस एक अकाउंट की मदद से। तो आप देखें पहले नंबर पे इसमें मैंने कहा कि 5 अकाउंट बनेंगे। तो ये पहला अकाउंट हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट। जैसे ब्रांच अकाउंट बनाया था तो मैंने आपको ब्रांच अकाउंट के अंदर 4 ट्रांजैक्शनें लिखवाई थी इनवॉइस के बगैर। 4 ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड होती हैं डेबिट साइड पे और 6 ट्रांजैक्शनें मैक्सिमम जो रिकॉर्ड होती हैं ब्रांच के क्रेडिट साइड। तो ये जरा इसके उलट है ये अकाउंट। इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो ये 7 लिखी हुई है। 8वां तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है 7। इसमें आमतौर पे 6 ट्रांजैक्शनें आ सकती हैं। 7वीं ट्रांजैक्शन जो ये स्टॉक ओपनिंग की है ये रेयर होता है लेकिन वो भी लिख दी गई है। तो यूं समझ लें कि मैक्सिमम 7 के अलावा कोई ट्रांजैक्शन इस साइट पे रिकॉर्ड नहीं होगी। 7 नोट कर लें। और इसमें 4 ट्रांजैक्शनों के अलावा 5वीं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। अब आपने सवाल के डाटा को, सवाल की स्टेटमेंट को देखना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शनें आपके सवाल के अंदर मौजूद हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं है वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद इसका बैलेंस निकाल। अब आप नोट करें पहले नंबर पे ओपनिंग स्टॉक अगर दिया गया है सवाल में तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड। और ये आमतौर पे नहीं दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक, लेकिन अगर दिया जाए फर्ज कर ले। दूसरे नंबर पे जो दूसरी ट्रांजैक्शन आती है वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दूसरी ट्रांजैक्शन है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे कास्ट पे है तो कास्ट पे लिखते हैं, इनवॉइस पे है तो इनवॉइस पे लिखते हैं। कास्ट पे है तो कास्ट पे लिखते हैं और अगर इनवॉइस पे है तो इनवॉइस पे लिख दें। लेकिन अगर दोनों प्राइसेस हैं, इनवॉइस भी है और कास्ट भी है, तो फिर आप इनवॉइस पे लिखेंगे। क्या है, कास्ट और इनवॉइस दोनों दी गई हैं तो सवाल आपका इनवॉइस वाला बन रहा है। क्या बन रहा है, इनवॉइस वाला। तो आप इनवॉइस प्राइस यहाँ पे उस पे इस गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की रकम को लिखेंगे। इसके बाद जो खर्चे किए होंगे कंसाइनर ने, ये देखें नोट करें, कैश या बैंक अकाउंट। अगर बैंक के जरिए पे किए हैं, चेक के जरिए, तो बैंक लिख दें। अगर नकदी पे किए हैं तो कैश लिख दें। और ये आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसिव पेड बाय कंसाइनर। आगे उनकी आप तफसील लिख सकते हैं इनर में। यहाँ पे आप तफसील ये लिखेंगे कि रेंट है, वेजेस हैं, जो भी उसने खर्चे किए हैं नीचे लिख के ऑर्डर में उनकी रकम लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद 4 नंबर पे कंसाइनी ने जो खर्चे किए, तो कंसाइनी ने जो खर्चे किए कंसाइनी का नाम लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे ए एंड कंपनी है कंसाइनर, या बशीर है, या हमीद है, या और कोई असलम है, अकरम है, जो भी कंसाइनी है उसका नाम लिखेंगे और जहां पे उन खर्चों की डिटेल लिखकर ऑर्डर में टोटल करके लिख देंगे। इसके बाद आप ये लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स जो होते हैं ये उस वक्त आएंगे बैड डेट्स जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, पहले तो ये हम नोट करें। डेल क्रेडिट कमीशन ये होता है कि एक्स्ट्रा कमीशन होता है। एक आम कमीशन है, एक एक्स्ट्रा कमीशन है कि माल फरोख्त किया गया उधार ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ पे, और उसका अगर लॉस होता है बैड डेट्स की सूरत में तो वो लॉस जो है कंसाइनर का होगा, वो कंसाइनी का नहीं होगा। ठीक है, वो कंसाइनर का होगा, कंसाइनर का वो लॉस होगा, कंसाइनी का नहीं होगा। और अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया जाता है तो ये लॉस जो है
वो ट्रांसफर हो जाएगा किसकी तरफ, कंसाइनी की तरफ। किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, कंसाइनी की। अब ये खर्चा बैड डेट्स का कंसाइनी का बन गया है अगर उसको डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है। डेल क्रेडिट कमीशन जो है एक्स्ट्रा कमीशन होता है जिस पे कंसाइनी जिम्मेदारी लेता है कि अगर उधार रकम पे नहीं होती, अनकलेक्टेड रहती है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाए, तो उसको कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन वो जो है अगर दिया जाता है तो बैड डेट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। ये खर्चा किसका बन गया, कंसाइनी का बन गया, कंसाइनर का खर्चा नहीं रहा। यहाँ पे ये सारे कंसाइनी का नाम खर्चा कंसाइनी पे कर रहा है, लेकिन ये असल खर्चा कंसाइनर का ही है। इसी तरह अगर बैड डेट्स हो रहे हैं तो ये कंसाइनर के ही बैड डेट्स है, लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया जाता है कंसाइनी को, तो ये खर्चा कंसाइनी की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे फिर बैड डेट्स को नहीं लिखेंगे। इसके बाद कमीशन कंसाइनी को दिया जाता है तो वो लिखेंगे, लेकिन ये कमीशन किसके ऊपर निकलेगा, इस सेल के ऊपर। तो पहले ये एंट्री आप सेल की करेंगे क्रेडिट साइड वाले, इसके ऊपर जितने परसेंट कमीशन है, 5% है, 10%, वो रकम जितनी भी आती है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद ये स्टॉक रिजर्व, ये उस सूरत में आएगा जिस वक्त माल इनवाइस पे है। अगर कास्ट पे है तो ये 7वीं ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, इसको आप नोट कर लें, ये मैंने वादे किया हुआ है। ये देखें आप, हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब है कि इनवाइस पे माल है तो फिर ये लिख आएगा और लोडिंग आएगी फिर स्टॉक के, इसकी लोडिंग जो है, ये स्टॉक जो है इसकी लोडिंग इस साइड पे आएगी और इस गुड्स एंड की लोडिंग फिर इस साइड पे आएगी। ठीक है, ये लोडिंग वाली रकमें हैं, ये उस सूरत में इनवाइस में। अगर इनवाइस पे माल नहीं है तो फिर ये दोनों रकमें नहीं आएंगी। अब आते हैं हम, कंसाइनी ने जो माल फरोख्त किया है कितने का किया है, सेल प्राइस उसकी कितनी है वो यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो माल बच गया है उसकी कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख देंगे। ये कैलकुलेशन मैंने नीचे दी हुई है, वो आपको समझाते हैं कि कैसे आपने माल को कैलकुलेट करना है। अनसोल्ड स्टॉक, इसके बाद एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस है। ये एक बात आप ज़हन में रखें कि अगर माल इनवाइस पे है तो स्टॉक इनवाइस पे निकालेंगे, लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एबनॉर्मल लॉस जो है, ये जो लॉस होता है ये हमेशा आप कास्ट पे निकालते हैं, इसमें इनवाइस प्राइस पे लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस। तो ये लॉस जो है आपने किस पे निकालना है, कास्ट पे, और स्टॉक जो है वो इनवाइस पे, अगर माल इनवाइस पे सेंड किया जाता है। लेकिन अगर कास्ट पे है तो फिर स्टॉक भी कास्ट पे हो गया, नॉर्मल लॉस भी कास्ट पे, फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर दो प्राइस आ जाती है। हाँ जी, दूसरी रकम ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यानी जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन करेंगे और वो रकम यहाँ पे लिख देंगे। फिर लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, वो यहाँ पे रकम लिख देंगे। और इसके बाद ये गुड्स एंड की लोडिंग निकालेंगे, जैसे ब्रांच अकाउंट में हम निकालते रहे, वही तरीकेकार है लोडिंग निकालने का, और इस स्टॉक की लोडिंग निकालेंगे, इस साइड पे वो लोडिंग लिख देंगे। ठीक है, तो ये लोडिंग की ये दो रकमें उस वक्त आनी है जब इनवाइस पे ये गुड्स एंड है, तो फिर ये रकमें आएंगी। अब इसके बाद टोटल करेंगे, ये साइड बड़ी है, इसका टोटल करके यही टोटल यहाँ लिखेंगे और यहाँ से आप डेबिट साइड वाली सारी रकमें लेस करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट आ जाएगा ये आप यहाँ पे लिखने, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया। अगर ये डेबिट साइड बड़ी है तो फिर इसका टोटल पहले करेंगे और इधर आप ये टोटल लिख के ये रकमें लेस कर देंगे और यहाँ पे फिर लॉस आ जाएगा, ये फिर लॉस आएगा अगर डेबिट साइड कंसाइनमेंट की बड़ी है। इसके बाद कंसाइनी अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनी अकाउंट जो है बच्चों, आप देखें कि कंसाइनी अकाउंट इसी से बन जाएगा। बाकी मैंने कहा कि ये अकाउंट आप याद कर लें, इससे जनरल एंट्रियां भी हो जाएंगी और इससे आप
कि बाकी लेजर अकाउंट भी तैयार हो जाएंगे। अब मैं देखें आगे जितने अकाउंट आ रहे हैं वो सारे इसी से तैयार करवाऊंगा। तो इसमें मैक्सिमम मैंने सारी ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड कर दी हैं। इसके अलावा जो 4 इधर और 7 इधर, इनके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। इनको आप निकाल देंगे। ये जो हाईलाइट की गई हैं, जो 4 नंबर और इधर 7 नंबर, ये उस सूरत में आएंगी जब इनवाइस पे माल भेजा, वरना ये नहीं आएंगी। ठीक है, अगर कास्ट पे है तो फिर ये रकमें दोनों नहीं आएंगी, ना इधर वाली रकम आएगी ये ना ये स्टॉक रिजर्व वाली आएगी। तो मैक्सिमम आप ध्यान में रखें कि इधर 7 और इधर 4, इससे ज्यादा नहीं आएंगी ट्रांजैक्शन, और इनको आपने कहा कम हो सकती हैं सवाल के अंदर, जितनी कम है वो आप लिख दें और उसके बाद टोटल कर लें। अब आते हैं कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी को आपने देखना है कि यहाँ कंसाइनी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट, 3 दफा ये डेबिट हुआ है। किस अकाउंट में? कंसाइनमेंट। ये सारी तीनों रकमें आप क्रेडिट साइड पे लिख दें। ये तीनों रकमें क्रेडिट साइड। इधर क्या है? कंसाइनी क्या हुआ है? डेबिट की बजाय क्रेडिट। ये रकम आपने डेबिट साइड पे लिख देनी। और एक रकम इसके अंदर मजीद आनी है, वो इधर से नहीं आएगी, वो एडवांस की रकम है। अगर कंसाइनी ने कोई एडवांस दिया हुआ है कंसाइनर को, तो वो रकम आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। बाकी रकमें यही हैं। तो अब देखिए, ये पहले मैंने कहा कि कंसाइनी, ये अकाउंट आप देख रहे हैं नंबर 1 पे, सेल की वजह से ये कंसाइनी क्रेडिट है, तो इसको मैं डेबिट साइड पे ले गया, ये डेबिट साइड पे। अब कंसाइनी जो है, एक रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, 3 रकमें हैं ये वाली। तो ये 3 रकमें आप क्रेडिट करेंगे, ये डेबिट है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कंसाइनी अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? ये तीनों रकमें और ये वाली रकम, 4 रकमें आप लेके जा रहे हैं, एक डेबिट साइड पे और 3 जो है क्रेडिट। इन सब के आगे आप कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। ये देखें, ये कंसाइनमेंट लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? कंसाइनमेंट। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हैं उस अकाउंट का नाम लिखें, सेल लिख देंगे। इसी तरह आपने ये देखें, एक्सपेंसेस पेड लिखा, कंसाइनमेंट है, आगे एक्सपेंसेस की रकम लिखी, कंसाइनमेंट कमीशन की रकम लिखी, कंसाइनमेंट बैड डेट्स की रकम लिखी। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है डिस्क्रिप्शन में आप लिखना है। ये एक्सपेंस पेड या कमीशन या ये डेटर ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट लाजमी लिखना है। और ये बैड डेट्स इसलिए इनको लिखा गया कि ये रकमों का पता चल सके कि ये रकम एक्सपेंस की है, ये कमीशन की है और ये बैड डेट्स की। अब ये एडवांस जो है वो 3 सूरतों में होता है, कैश की सूरत में, चेक के जरिए या बिल की सूरत में। तो जिस सूरत में भी एडवांस कंसाइनी ने दिया हो वो आपने पहले लिख लेना है। ये वाला एडवांस जो है वो इस इधर से नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिए। जब भी आपने कंसाइनी अकाउंट बनाना है पहले आप एडवांस लिख लें अगर कोई है, तो उसके बाद ये कंसाइनमेंट अकाउंट से आप कंसाइनी को चेक कर लें किधर किधर लिखा हुआ है। डेबिट साइड पे है तो वो क्रेडिट साइड पे रकमें लिख दें, और जो क्रेडिट साइड पे है वो डेबिट साइड पे लिख दें, डिस्क्रिप्शन में कंसाइनमेंट। तो इसके बाद टोटल कर लें। ये साइड सपोज कर रहे हैं कि ज्यादा आ रही है, यही ज्यादा आएगी अक्सर, तो ये टोटल कर लें। इसके बाद यही टोटल इधर ले आए क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड से ये सारी रकमें ऊपर वाली लेस कर दें। तो जो बाकी रकम बचेगी, ये बाकी रकम जो बची है ये रकम पे करेगा कौन? ये रकम पे करेगा कंसाइनी कंसाइनर को। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये रकम कंसाइनर जो है उसको पे की जाएगी कंसाइनी की तरफ से। यही रकम अगर पे की जाती है नकदी में तो कैश लिख देना है। ये मैंने ऑप्शनें सारी लिखी हुई है, ठीक है। कैश लिख देना है। अगर बैंक के चेक दे रहे हैं आप, कंसाइनी चेक दे रहा है तो ये बैंक लिख दें, अगर बिल दे रहा है तो बिल रसीद लिख दें। तो इस तरह ये कंसाइनी अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आप देखें, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी इसी से बनेगा। आपका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट देखें, आप चेक करें, डेबिट साइड पे ये रकम आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ये गुड्स एंड की क्रेडिट साइड पे। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दिया? कंसाइनमेंट।
किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये आपने कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया। इसके बाद आपके पास और किधर है, गुड्स सेंटर, ये वाली रकम जो है आपकी, ये वाली रकम आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि ये हाईलाइट की हुई रकम गुड्स एंड की रकम, जिस जिस जगह पे गुड्स एंड है वो देखनी है। तो जब आप इसका अकाउंट बना रहे हैं गुड्स एंड का, ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट लिख दें, और ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट लिख दें। लेकिन डिस्क्रिप्शन में कंसाइनमेंट, ये वाला अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना। जब आपने ये लिख दिया, ये देखें आपने कंसाइनमेंट लिख दिया, इधर भी कंसाइनमेंट लोडिंग वाली, और बाकी जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आप ट्रेड अकाउंट लिख दें। डिफरेंस जो आया, ये रकम क्रेडिट वाली बड़ी होगी, इसका टोटल करें, ये रकम इसमें से कंसाइनमेंट लोडिंग वाली लेस कर देना, बाकी जो डिफरेंस आएगा उसको ट्रेड अकाउंट, क्योंकि गुड्स एंड को ट्रेड अकाउंट में आगे शिफ्ट किया जाता है जनरल। इसके बाद हम कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाए। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट भी बच्चों आप देखें इधर से ही बनेगा। स्टॉक आपका देखें आप, स्टॉक क्रेडिट साइड पे है, तो इसकी रकम आपने डेबिट साइड पे, ऊपर आपने स्टॉक अकाउंट लिखना है, स्टॉक गुड्स एंड टाउन कंसाइनमेंट, सॉरी ये स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, तो ये रकम आप लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, टोटल करेंगे, और इधर भी टोटल करेंगे, और इधर बैलेंस कैरी डाउन। इसके अंदर और कोई रकम नहीं लिखी जाएगी सिवाय एक रकम जो इसकी ये वाली है, ये वाली इस स्टॉक अकाउंट, ठीक हो गया, ये वाले। इसके अलावा इसमें कोई, इसके बाद नेक्स्ट है वो स्टॉक के बाद प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अभी मैंने नहीं बनवाया, वो जब हम सवाल करेंगे तो उसके अंदर मैं वो बनवाऊंगा ताकि आपको उसकी समझ। तो ये समझ लें कि ये मैंने एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, और उसी कंसाइनमेंट अकाउंट से मैंने ये चार बाकी तीन अकाउंट जो है उसी से बना दी, ठीक हो गया। अब आते हैं लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक में कौन से अकाउंट बने? कंसाइनी की बुक में मैंने कहा कि दो अकाउंट बने, कंसाइनर अकाउंट बनना है एक, और एक कमीशन अकाउंट बनना। तो आप देखें कंसाइनर अकाउंट जो है वो सेम कंसाइनी अकाउंट होगा। ये जो कंसाइनी अकाउंट है वो सेम, ये अकाउंट जो है वो कंसाइनर की बुक में होगा। कंसाइनर अकाउंट जो है ये सेम बनेगा किसकी बुक में? कंसाइनी की अकाउंट बुक में। ये जितनी रकमें हैं ये क्रेडिट वाली, उधर जाके जब हम इधर लिखा हुआ कंसाइनी अकाउंट, वहां पे हेडिंग क्या होगा? कंसाइनर अकाउंट। तो ये सारी रकमें 1 2 3 4 5 ये डेबिट आ जाएंगी, और ये वाली रकम जो है जो डेबिट साइड पे है एक रकम, ये क्रेडिट आ जाएगी, और बैलेंस निकाल देंगे बस। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आनी है कि यहाँ कैश बैंक बिल रिसीवेबल है, तो यहाँ बिल रिसीव की बजाय उधर क्या लिख देंगे? बिल पेएबल। यहाँ कंसाइनमेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश, यहाँ कमीशन है तो कमीशन ही लिखेंगे, यहाँ बैड डेट्स हैं तो बैड डेट्स ही लिखेंगे, बाकी ये बिल रिसीव की जगह पे बिल पेएबल आ जाए। और इधर आपका सन्ड्री डेटर आएंगे जिनसे आप, जिनको आपने सेल की है, अगर नकद किया है तो कैश आ जाएगा, और अगर उधार किया है तो सन्ड्री डेटर आ। लो जी, ये सारी रकमें आपने डेबिट साइड पे कर देनी, ये सारी रकमें क्रेडिट साइड पे। अब आप आ जाए कंसाइन अकाउंट, देखें बना हुआ, ये देखें कैश बैंक बिल पेबल की जाए, बिल रिसीवेबल की जगह बिल पेबल आ गया, और एक्सपेंस की जगह पे कैश आ गया, कमीशन की जगह पे कमीशन, और डेटर की जगह पे, बैड डेट्स की जगह पे डेटर अकाउंट आएगा या बैड डेट्स आएगा, और कैश और बिल पेबल सेम वही रकमें मैंने जो कंसाइनी अकाउंट बनाया था वही वाली 5 रकमें इधर शिफ्ट कर दी है, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज की है कि बिल पे रिसीवेबल था, वहां पे बिल पेबल आ गया, उधर क्रेडिट थी ये रकमें, इधर ये डेबिट आ गई कंसाइनर अकाउंट में, और यहाँ पे कंसाइनमेंट था, यहाँ पे कैश एक्सपेंस की जगह पे कैश लिखेंगे, यहाँ कमीशन की जगह कमीशन, बैड डेट्स की जगह पे डेटर अकाउंट, और बिल पेबल की जगह, बिल रिसीव की जगह पे बिल पेबल, और यहाँ पे कंसाइनमेंट था, यहाँ सन्ड्री डेटर आ गया, लेकिन रकमें वही है, कोई रकम में फर्क नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं कमीशन। कमीशन अकाउंट कैसे बने? कमीशन में आप क्रेडिट साइड पे
जो है देखें, कमीशन आपका जो है ये नोट करने वाली चीज, ये कमीशन है किस साइड पे है, डेबिट साइड। ये रकम जब आप कमीशन अकाउंट बनाएंगे तो ये रकम क्रेडिट साइड पे आ जाएगी जो डेबिट वाली है। ये देखें आप, ये रकम कमीशन की क्रेडिट साइड पे है और यहां पे क्या लिख देंगे, कंसाइनर। अब बैड डेट्स कोई हुए हैं या कंसाइनी ने कोई खर्चे किए हैं, ठीक है, वो यहां पे लिख देंगे, क्योंकि कंसाइनर ने जितना मुआवजा लेना है ना, उसमें से जितने उसने खर्चे किए हैं वो अपने काट लेने, ठीक है, जितने भी खर्चे किए वो काट लेने हैं, बाकी उसको कमीशन जो है मिल जाएगा। ये हम सपोज कर लेते हैं कि 25,000 उसका कमीशन बनता है, 25,000 कमीशन बनता है, तो बैड एड्स कितने हो गए हैं, बैड एड्स 2,000 के हो गए हैं। एक्सपेंस पेड जो किए हैं वो ऑन बिहाफ उसकी रिकवरी होनी है, वो 2,000 के हो गए, तो बाकी नेट प्रॉफिट एंड लॉस उसका बैलेंस आ जाए, तो ये कमीशन जो है अकाउंट बन जाए। अब जनरल एंट्रियों का देखें, जनरल एंट्रियों में आपकी आसान जनरल एंट्रियां मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये परफार्मा दिया गया जनरल एंट्रियों का भी, आप इसको देखें। जनरल एंट्री करते वक्त कंसाइनमेंट डेबिट स्टॉक ऑन ओपनिंग स्टॉक की तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती, बाकी एंट्रियां होंगी। कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स एंड कंसाइनमेंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट बैड डेट्स की वजह, कंसाइनमेंट डेबिट कमीशन की वजह से कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इधर कंसाइनी डेबिट कंसाइनमेंट क्रेडिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट कंसाइनमेंट क्रेडिट, abnormal loss debit consignment credit, loading on consignment goods and on consignment debit और consignment credit। यानी इधर वाले जितने अकाउंट हैं 4 हैं तो इनके नाम डेबिट करें और कंसाइनमेंट क्रेडिट, इधर ये 8 हैं इनके नाम डेबिट करें, ठीक है, डेबिट करें और सॉरी कंसाइनमेंट को डेबिट करें और इनके सारों के 6 के 6 अकाउंट को आप या 7 अकाउंट जितने बनते इनको क्रेडिट कर दें, यानी कंसाइनमेंट डेबिट और गुड्स एंड और कंसाइनमेंट क्रेडिट। ये इस तरह एंट्रियां होंगी। ये सारी एंट्रियां नहीं है, 3 एंट्रियां इसके अलावा हैं, वो बच्चों में आपको सिखाना चाहता हूं। एक एडवांस की एंट्री इधर नहीं आ रही। एडवांस की एंट्री क्या होगी कि कंसाइनर की बुक में जो एडवांस की एंट्री होगी वो होगी कैश या बैंक और बिल रसीद डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होगी, ठीक है। और दूसरी आखिरी रिमिटेंस की एंट्री है, वो एंट्री होगी आपकी जो कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो भी सेम एंट्री होगी जो मैं पहले करवा चुका, कैश बैंक बिल रसीद डेबिट और कंसाइनी क्रेडिट, 2 एंट्रियां होगी। और एक है ट्रेड अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, ट्रेड अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, तो उसको आपने गुड्स एंड को ट्रांसफर करना है आपने ट्रेड अकाउंट में, तो आपने एंट्री करनी गुड्स एंड डेबिट और ट्रेड अकाउंट क्रेडिट। ये 3 ट्रांजैक्शनें इधर से नहीं है, बाकी तमाम ट्रांजैक्शनें इधर से जितनी ये दर्ज होंगी उतनी ही एंट्रियां होंगी और 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगी वो वाली जो मैं बता चुका। और क्लास के अंदर जब सवाल करेंगे मजीद उसकी वजाहत कर। देखिए एक अकाउंट बनाया, सब अकाउंट इसकी मदद से आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम स्टॉक की कैलकुलेशन का मैं तरीकेकार आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक को, ये एंट्रियां मैंने की हुई हैं लेकिन ये सारी एंट्रियां आप इधर से भी इन ट्रांजैक्शनों को पढ़ के भी सीख सकते हैं और इसके अलावा आप उसी अकाउंट से भी ये सारी बना सकते हैं। अब आता है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, लॉस की कैलकुलेशन मैंने नहीं की, ये क्लास के अंदर मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन ये स्टॉक की कैलकुलेशन में करवा रहा हूं आज। स्टॉक जो है वो 2 तरीकों से मालूम किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स व्हेन यूनिट कंसाइंड आर गिवन एंड पर यूनिट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन डाटा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें यूनिट दिए गए हैं कि टोटल यूनिट कितने थे जो कंसाइन भेजे गए हैं, कंसाइनी को कितनी चीजें भेजी गई हैं, प्राइस नहीं उनकी, उनकी तादाद और उनकी एक
यूनिट की या एक चीज की प्राइस कितनी थी वो दी गई है। तो ऐसी सूरत में फिर आप स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करें? देखें, सपोज टोटल यूनिट कंसाइन टू कंसाइनी, कंसाइनी को जो भेजे गए टोटल यूनिट जो है, टोटल चीजें जो है वो 1500 है। यूनिट सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कितनी चीजें बेचती हैं? 1300। 1300 तादाद में है, प्राइस नहीं है, मैंने बताया। अनसोल्ड यूनिट कितने बच गए? कितनी चीजें बच गई? 200। सपोज ये 200, ये हम सारी रकमें फर्ज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सवाल के अंदर जो डाटा दिया जाएगा उसको लेके आपने इसी तरह करना है। सपोज पर यूनिट कास्ट और इनवाइस प्राइस जो है वो 300 है। एक यूनिट की, एक चीज की कास्ट जो है वो 300 है। तो कितनी अनसोल्ड यूनिट की कास्ट बचती? कास्ट और इनवाइस प्राइस ऑफ, ये कास्ट और इनवाइस प्राइस लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कास्ट है तो कास्ट लिखें और इनवाइस है तो इनवाइस। अगर दोनों प्राइस दी गई हैं तो इनवाइस पे स्टॉक कैलकुलेट होगा। तो अनसोल्ड यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट प्राइस। आपके पास 200 यूनिट थे और एक यूनिट की प्राइस है 300, तो टोटल कितना बन गया? 60,000। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस, खर्चे इसमें शामिल नहीं किए गए, ना कंसाइनर के ना कंसाइनी के। अब ऐड करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट का दूसरा नाम जो है रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। क्या है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। मैंने पहले बता दिया था कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो है वो खर्चे होते हैं जो एक बार किए जाते हैं। कंसाइनर के सारे ही नॉन रेकरिंग होते हैं। उसने सपोज करते हैं कि 400 खर्चा, 4000 खर्चा किया, तो ये 4000 उसने कितने पे किया? 1500 पे। तो 4000 ऊपर रखे, 15 पे तकसीम करें, 200 से जरब कर दें, तो जो यूनिट बचे उनका खर्चा ये निकल आएगा। ये ऐड करेंगे इन 60,000 में। इसी तरह जो कंसाइनी है उसने दो किस्म के खर्चे किए हैं, रकरिंग और नॉन रकरिंग, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसके डायरेक्ट खर्चे हमने लेने, नॉन रकरिंग एक्सपेंस लेने। वो सपोज करते हैं कि 3000 है, तो 3000 ऊपर रखें, 1500 को नीचे रखें, तकसीम करें, 200 से जरब दे दें, उसके टोटल बन गया 400। तो ये 60,000 में ये दोनों रकमें ऐड कर लें। अगर कंसाइनी के रकरिंग एक्सपेंस नहीं, नॉन रकरिंग एक्सपेंस नहीं है, तो फिर आप ये 400 नहीं ऐड करेंगे, लेकिन मैंने फर्ज किया कि मौजूद है इसलिए उनको जमा कर। अब स्टॉक की सेकंड कैलकुलेशन। अब देखें, पहले था कि यूनिट प्राइस और यूनिट जो है जो सेंड किए गए वो दिए गए। अब दूसरी कैलकुलेशन में आप चेक करें, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक व्हेन कास्ट एंड इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स कंसाइंड आर गिवन। कि कास्ट या इनवॉइस प्राइस दी गई है जो माल भेजा गया, और सम पोर्शन ऑफ दिस प्राइस इज सोल्ड एंड सम पोर्शन ऑफ इट रिमेन अनसोल्ड। और इसमें से कुछ हिस्सा माल का, कुछ प्राइस का हिस्सा बिक गया और कुछ अनसोल्ड है। तो आप देखें, मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज कास्ट और इनवॉइस ऑफ गुड्स कंसाइंड इज, हम सपोज कर रहे हैं कि इनवॉइस या कास्ट प्राइस जिस पे भी माल भेजा गया है, कास्ट पे भेजा जाएगा या इनवॉइस पे भेजा जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक के तो ऊपर भेजा जाएगा ना माल, या कास्ट पे है या इनवॉइस पे है। तो इनवॉइस पे है तो इनवॉइस पे कैलकुलेट कर लें, अगर कास्ट पे है तो कास्ट पे। अगर दोनों प्राइसेस हैं, कास्ट भी है इनवॉइस पे, तो हमने इनवॉइस पे कास्ट स्टॉक को कैलकुलेट करना। सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो माल भेजा गया है कंसाइनर ने, वो इन कास्ट या इनवाइस पे 2 लाख का है, उसमें से कितना बिक गया? 3/4 हिस्सा। तो 2000 का 3/4 हिस्सा करेंगे तो ये 1.5 लाख का बिक गया। बाकी बच कितना गया? देखिए, कास्ट और इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस। अनसोल्ड कितना बच गया हमारे पास? ये देखें आप, 2 लाख में से 1.5 लाख लेस किया, ये अनसोल्ड माल बच गया जो बिका नहीं। इसके अंदर हम खर्चे ऐड कर देंगे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, किसके? कंसाइनर के। तो देखें, 4000 जरब अनसोल्ड स्टॉक बटा टोटल कंसाइन गुड्स, ये यानी 4000 को आप तकसीम करेंगे 2 लाख पे और जरब देंगे 50,000, ये खर्चा आ गया कंसाइनर का। इसी तरह अगर कंसाइनी के भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हैं तो वो हमने सपोज किए 3000 हैं, तो 50,000 से जरब देंगे 2 लाख पे तकसीम करके वो 750 निकलते हैं, वो भी ऐड कर ले। तो इस तरह
ये 51,700 जो 50 है रकम, ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, 51,750 ये रकम क्या आ जाएगी, टोटल स्टॉक की रकम निकल आएगी। किस सूरत में, कि जब माल इनवाइस में भेजा जाता है और उसका कुछ पोर्शन बिकता है, और जब यूनिट प्राइस दी गई जाती है तो वो दोनों मेथड आपने सोच समझ के लगाने हैं, कि आपने कैलकुलेशन के लिए देखना है कि कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि वो आपके पास जो डाटा सवाल का दिया गया उसके मुताबिक आपने ये सिलेक्शन कर लें। तो इस तरह ये बच्चों स्टॉक की कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट टाइम हम जो है सवाल इसके हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।